हे गाइज, कैसे हो आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका नीलेश क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे जो हम क्लास 12 के चैप्टर 4 यानी रासायनिक बलगतिकी। जी हाँ गाइज, जो केमिस्ट्री का चौथा लेसन है रासायनिक बलगतिकी का लेक्चर पढ़ रहे थे, उसका नेक्स्ट लेक्चर इस वीडियो में पढ़ेंगे। और इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। जी हाँ गाइज, अभिक्रिया की आणविकता पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो इस लेसन का इस लेक्चर का ठीक है मेन टॉपिक है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। देखिए यह क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में आता है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की गणना कीजिए या प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की गणना कीजिए। ठीक है, तो देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए ठीक हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस वीडियो में हम केवल शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की गणना करेंगे। ठीक है, तो चलिए आपका टाइम वेस्ट न करते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। और गाइस उससे पहले कहूँगा, अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए गाइस, हम पढ़ते हैं अभिक्रिया की आणविकता। देखिए हमने पिछले लेक्चर में हम पढ़े थे वेग स्थिरांक की इकाई। आई होप आप लोग को याद होगा, उसमें हम देखा था शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी और द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होगी। ठीक है, तो आप अगर इन्हें नहीं देखे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर इन्हें आप नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाइए। ठीक है, या सभी वीडियोज़ का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप ज़रूर उन वीडियोज़ को देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। देखिए ये काफ़ी छोटा टॉपिक है, इसका केवल आप डिफिनीसन याद रखिएगा, इसमें कोई डीपली जाने की जरूरत नहीं है। आप केवल ये डिफिनीसन याद रखिएगा कि प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले स्पीशीज, प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले स्पीशीज करने का मतलब कि अणु परमाणु आयन से। ठीक है, तो प्राथमिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले स्पीशीज जो एक साथ संघट के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया करते हैं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। केवल ये सिंपल सा इसका डिफिनीशन है। ठीक है, आप केवल इस सिंपल सी डिफिनीशन जो है इसको आप याद रखिएगा, बस आगे कोई इसमें दिक्कत नहीं। केवल ये आप लोग के बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क या 2 मार्क में इसका डिफिनीशन ही पूछता है कि अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। ठीक है, ऐसे पूछता है, तो इस पर डीपली ज़्यादा जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद देखिए इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक आ जाता है। आप देखिए कि अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता के बीच जो आपकी आणविकता और अभिक्रिया की कोटि होती है उसके जो बीच है, ठीक है, क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। ठीक है, इस पर कुछ टॉपिक लिखने को आ जाता है 3 मार्क में आप लोग के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो देखिए आप ये देखिए मैं ये टॉपिक लिखा हुआ हूँ। मैं बता दूं कि जितने भी मेरे पेड मेंबर हैं यानी जिन्होंने मेरा कोर्स बाई किया हुआ है, ठीक है, उनमें उनको सारा का सारा ये हैंड रिटन भी मिल जाएगा। और जो ये अभी देखिए ये मैं जो ये सारा आपको PDF स्क्रीन पे दिख रहा है, ये अभी मैं तैयार किया हूँ, इसको भी मैं ऐड कर दूंगा। इसमें अभी कुछ थोड़ी त्रुटियाँ है, थोड़ी गलतियाँ हैं, इनको मैं देख रहा हूँ, सारी गलतियों को मैं ठीक कर लूँगा। ठीक है, तो उसके बाद ऐड कर दूंगा इसको भी मैं। ठीक है, तो चलिए उसके बाद इस चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, एक बार पढ़ लेंगे और एग्जाम में आएगा तो आप लिख भी लेंगे। एक तरह से याद ही इसको कर लीजिएगा, 3 थे हैं। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता के बीच संबंध। ठीक है, तो ये सेम टू सेम आपकी बुक में भी मिल जाएगा। आप कोई भी अगर नोट्स भी नहीं लिए हैं तो इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, या अभी इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। और गाइस चलिए आगे चलते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारा नोट्स लेना चाहते हैं, जी हाँ गाइस, तो आप हमारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से नीलेश क्लासेस डाउनलोड कर दीजिएगा। ठीक है, और वहीं पे आपको मैं बता दूं कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का हैंड रिटन नोट्स और उसके अलावा हिंदी, इंग्लिश और बायोलॉजी का आपको टाइपिंग नोट्स मिल जाएगा मात्र 499 रुपये में। ठीक है गाइज, और अगर आप लेना चाहते हैं, ठीक है, और 499 रुपये अगर आपके लिए मतलब ज़्यादा है, ठीक है, अगर कुछ वेट करना चाहते हैं तो आप वेट कीजिए अगले मंथ में। जी हाँ गाइज, नवंबर में मैं आपको सुपर नवंबर सेल लाने वाला हूँ, जिसको ये 499 रुपये का जो ये नोट्स है इसकी प्राइस में घटाकर, जी हाँ गाइज, इसकी प्राइस में घटाकर लगभग 350 या 300 रुपये करने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आप वेट करना चाहते हैं तो वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम पढ़ते हैं समाकलित वेग समीकरण। मेन हम लोग का यही टॉपिक है समाकलित वेग समीकरण की समाकलित वेग समीकरण क्या होती है। तो देखिए अवकलित वेग समीकरण के स्थान पर, ठीक है, जो हम लोग की अवकलित वेग समीकरण होती है जो हम पीछे के लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, ओके, 1 मिनट। ओके,
अवकलित वेग समीकरण के स्थान पर समाकलित वेग समीकरण प्राप्त की जाती है, जिससे नियतांक यानी कि हम देखे हैं या स्थिर, देखिए यहाँ स्थिरांक है, ठीक है, यहाँ स्थिरांक है, रांक, ठीक है, स्थिरांक होता है और ये कोष्ठ में होता है। देखिए ये टाइपिंग करने में थोड़ा मिस हुआ है यहाँ, इसलिए मैं इसको अभी इस पीडीएफ को ऐड नहीं किया हूँ, ये सब सुधार रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। तो जिससे नियतांक या स्थिरांक, ठीक है, के तथा अभिक्रिया की कोटि सरलता से ज्ञात हो सके, ठीक है, इसलिए हम समाकलित वेग समीकरण की गणना करते हैं, जिससे कि नियतांक और अभिक्रिया की कोटि का जो मान है सरलता से हम ज्ञात कर सके, ठीक है। तो समाकलित वेग समीकरण क्यों हम ज्ञात करते हैं, आई होप आप लोग को पता चल गया होगा। अब चलिए जो इसका मेन टॉपिक है हम लोग का समाकलित वेग समीकरण, उससे हम पढ़ते हैं। देखिए यह हम लोग का टॉपिक है, यह आप लोग के बोर्ड एग्जाम में मैं बता दूं कि 5 नंबर में इसका डेरिवेशन आ सकते हैं। जी हाँ, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की गणना कीजिए, या फिर ये भी आ सकता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की गणना कीजिए, ठीक है। और 5 नंबर का यह क्वेश्चन आता है आपको बोर्ड एग्जाम में, मतलब इसको पूरा का पूरा आपको सिद्ध करना होता है, इसका फार्मूला आपको निकालना होता है। तो चलिए कैसे निकालते हैं। देखिए अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो सबसे पहले इस तरह हेडिंग डाल दीजिएगा, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण, यहाँ उत्तर लिखकर, ठीक है, आप यहाँ हेडिंग डाल दीजिएगा और उसके नीचे से आप ऐसे लिखिएगा, देखिए जैसे सेम टू सेम लिखा गया है, ठीक है। यदि R टेंड्स टू P शून्य कोटि की अभिक्रिया हो तो समीकरण, ठीक है, तो समीकरण -dr/dt इक्वल टू KR⁴n से, ठीक है, यही हम लोग के क्या है, यही अवकलित वेग समीकरण है, ठीक है। इसी अवकलित वेग समीकरण से, इसको हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम अवकलित वेग समीकरण, क्लियर है, इसको हम अवकलित वेग समीकरण बोलते हैं इस चीज़ को, और इसी से हम प्राप्त करेंगे समाकलित वेग समीकरण। चलिए कैसे प्राप्त करेंगे, एक एक स्टेप हम देखते हैं, क्लियर है। तब तक मैं इन चीज़ों को थोड़ा इरेज कर लेता हूं, ठीक है, ताकि देखने में सब कुछ अच्छा रहे। ओके, मैं इसको डिलीट कर लेता हूं। ओके, चलिए तो हम मान लेते हैं कि यदि मतलब एक अभिक्रिया है जिसमें R से P बन रहा है, यानी आपका रिएक्टेंस से प्रोडक्ट यानी अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, और वह शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो हम लोग समीकरण ले लेंगे कौन सी, ये हम लोग की जो अवकलित, ठीक है, अवकलित वेग हम लोग की समीकरण है उसको ले लेंगे -dr/dt इक्वल टू KR⁴n से, ठीक है। इस समीकरण से क्या होगा कि देखिए, अब देखिए, अब ये -dr/dt है, तो सेम यहाँ मैंने -dr/dt रख लिया इक्वल टू, अब देखिए k है तो k और r है तो r, और चूंकि देखिए n क्या है, यहाँ घात में n है, तो चूंकि हमने देखा है n क्या है, वही अभिक्रिया की क्या है, कोटि है, ठीक है। n को हम क्या बोलते हैं, अभिक्रिया की कोटि बोलते हैं, हम पीछे के लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं। तो चूंकि अभिक्रिया की कोटि, किस कोटि की अभिक्रिया है, तो देखिए यहाँ शून्य कोटि की अभिक्रिया, यानी n के जगह हम लोग का क्या रहना चाहिए, शून्य रहना चाहिए, इसीलिए यहाँ देखिए मैं n के जगह पे क्या रख दिया हूँ, शून्य रख दिया हूँ, क्लियर है आपको। और यहाँ कोष्ठ में मैं लिख भी दिया हूँ कि n बराबर 0 यानी शून्य अभिक्रिया की कोटि है, ठीक है। n बराबर जो यहाँ ये शून्य हमने लिखा है, इस n के जगह यहाँ जो शून्य, ये अभिक्रिया की क्या है, कोटि है, क्योंकि हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की गणना कर रहे हैं, क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब देखिए -dr/dt इक्वल टू KR⁴0 हो गया, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दीजिए, ये नीचे आप लोग का dr है, ठीक है, ये भाग के रूप में है, dr/dt यानी dt यहाँ भाग के रूप में। जब इसको हम इधर ले जाएंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे तो यह गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो यह k है तो यह k हो गया यहाँ पे सेम टू सेम, ठीक है। और देखिए R⁴0 है, किसी भी R⁴0 है तो इसका मान क्या होता है, इसका मान मैं बताना चाहूँगा, ठीक है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, R⁴0 हो या M⁴0 हो या X⁴0 हो, इन सभी का मान, किसी का भी घात में अगर 0 आ जाए तो उनका मान 1 होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ जो ये R⁴0 है तो इसका मान 1 हो जाएगा, यानी -dr/dt इक्वल टू k हो जाएगा, इसका मान 1 यानी 1 से इस k में गुणा होगा तो k ही होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ से जो ये dt है हम लोग गुणा कर देंगे, इधर आ जाएगा, ठीक है, यानी k × dt हो जाएगा। आई होप आप लोग मेरी बातों को समझ गए होंगे। चलिए इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, और अच्छे से इक्वेशन कर बता देता हूँ। आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा लोग समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, हम लोग का यहाँ क्या है कि -dr, ठीक है, बटा dt इक्वल टू क्या है, k और कोष्ठ में R⁴0 है, ठीक है। तो चूंकि R⁴0 का मान 1 हो जाएगा हम लोग का, यानी हम लोग का dr
बट्टा में डी टी इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि आर घाते 0 का मान 1 यानी के में हम 1 से गुणा करेंगे तो के ही होगा। अब देखिए आगे क्या होगा, या माइनस डी आर, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, इस डी टी को उधर ले जाएगा तो इधर भागे तो इधर आकर गुणा हो जाएगा, के इंटू ये क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए थोड़ा आगे भी एक स्टेप देख लेते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमें माइनस है और यहाँ पे प्लस है। अगर हम दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देंगे, यहाँ हम माइनस से गुणा करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और इधर ये माइनस हो जाएगा। तो इसे आगे के इस स्टेप में यहाँ से हमने यहाँ ये चीज़ें कर दिया है, ठीक है। ये हम लोग का माइनस डी आर इक्वल टू के इंटू डी टी आ गया है। आगे हम लोग दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देंगे, या वही यहाँ पे अथवा ये किसके बराबर हो सकता है, ये डी आर इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी के बराबर हो सकता है। ये के माइनस के इंटू डी टी क्यों आया, क्योंकि हमने दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दिया। ये चीज़ आपको आई होप एकदम अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ये दोनों पक्ष हैं, इन दोनों पक्षों का हम समाकलन कर देंगे। क्लियर है आपको सारी चीज़ें। यहाँ पे थोड़ा मैं इसको भी थोड़ा सब चीज़ें इरेज कर लेता हूँ, 1 मिनट। ओके, मैं इसको डिलीट कर दिया। ओके, चलिए अब यहाँ हम क्या करेंगे, ये दोनों हम लोग के पक्ष आ गए, ठीक है। तो इन दोनों पक्षों का, जी हाँ, ये डी आर इक्वल टू माइनस के इंटू डी टी है, इन दोनों पक्षों का हम समाकलन कर देंगे। तो वही हमने यहाँ लिखा हुआ है, कि दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। अब देखिए इस समाकलन करने का मतलब इधर भी हम समाकलन लगा देंगे और इधर भी हम समाकलन लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमने लगा दिया है दोनों तरफ समाकलन। तो ये आपका डी आर और ये माइनस के इंटू डी टी, तो माइनस के इंटू डी टी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ ध्यान देने वाली है कि ये चीज़ें एक समय अंतराल के अंतर्गत होंगी। हम मान लेंगे, ठीक है, कि जब समय बराबर, ठीक है, जब समय बराबर 0 था तब हम लोग का अभिकारक R0 था, ठीक है। जब समय बराबर 0 है तो हम लोग का अभिकारक R0 था, और जब समय बराबर t हो जाता है तो हम लोग का अभिकारक R0, देखिए यहाँ पे फिर गलत लिखा हुआ है, R0 नहीं RT हो जाता है, ठीक है। यहाँ समय बराबर जब t होता है तो उस पर हम लोग का क्या होता है, अभिकारक RT हो जाता है, ठीक है। देखिए आप लोग कहोगे कि मतलब देखिए जिधर R है उधर हम R वाला मैटर लिखेंगे, और इधर t है यानी हम लोग का समय है तो इधर हम समय वाला मैटर लिखेंगे। 0 से t समय हो जा रहा है और अभिकारक हम लोग का R0 से RT हो जा रहा है। क्लियर है ये चीज़। तो इस तरह हम इसको दर्शा लेंगे और ये चीज़ यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ठीक है। आई होप यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए ज़्यादा आप डीपली जाएंगे तो फिर गड़बड़ होने लगेगी, ठीक है। ज़्यादा डीपली जाने की कोई जरूरत नहीं, ऊपर ही आप एकदम अच्छे से समझ जाइए, ठीक है। ज़्यादा इसके बारे में मत सोचिए। क्लियर है। हम माना कि जब समय हम लोग का 0 है तो अभिकारक R0 है। तो देखिए समय बराबर 0 है तो अभिकारक हम लोग का R0 है, और समय बराबर t है तो उस पर हम लोग का जो अभिकारक है, यहाँ पे मैं चूंकि R0 लिख दिया हूँ, गलत टाइपिंग हो गया है, ठीक है, RT हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ RT हो जाता है, ठीक है। अब देखिए चूंकि R वाला मैटर हम एक साइड में लिखेंगे, ये मत सोचिए कि समय बराबर t है, ठीक है, तो अभिकारक यहाँ पे RT हम लोग का हो रहा है तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे RT होगा, ऐसा नहीं। हम लोग का R इधर है तो इधर हम R वाला मैटर लिखेंगे, इधर t है तो इधर t वाला मैटर लिखेंगे। क्लियर है आपको चीज़। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, आप ध्यान दीजिए। इस चीज़ को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग का माइनस, देखिए ये माइनस और ये जो k है इस dt के सापेक्ष, ठीक है, स्थिर हैं, ठीक है। तो स्थिर हैं यानी कांस्टेंट है तो समाकलन से बाहर चले आएंगे, ठीक है। ये देखिए मैथ की थोड़ी चीज़ है, अगर आप बायोलॉजी वाले साइड से होंगे तो शायद यहाँ पे आपको थोड़ी क्लियर नहीं हो रहा होगा, ठीक है। और अगर मैथ साइड से भी हैं आप, अगर आप समाकलन नहीं पढ़े होंगे तो थोड़ी चीज़ें आपको दिक्कत आ सकती है यहाँ पे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ केवल ये ध्यान दीजिए, सॉरी गाइज, यहाँ पे मैं ओके आगे हम अपने टॉपिक पे, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, केवल यहाँ छोटी सी चीज़ ध्यान देने वाली है, केवल एक यह ध्यान देने वाली है चीज़, ठीक है, कि अगर, ठीक है, अगर कोई भी चीज़ कांस्टेंट रहता है और इंटीग्रेशन यानी समाकलन के अंदर आता है तो बाहर आ जाता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। 1 मिनट गाइज, बार बार ये क्लिक हो जा रहा है। ओके देखिए अब यहाँ पे तो क्या होगा हम लोग का, यहाँ पे क्या होगा कि यह जो माइनस k है, ठीक है, यह जो माइनस k है यह समाकलन से, इस समाकलन से बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो हम लोग का इस सेम टू सेम इसको तो हम इसी तरह उतार देंगे, ठीक है। और ये जो माइनस k है यहाँ देखिए समाकलन से, इस समाकलन से यहाँ बाहर आ चुका है, ठीक है। तो बाहर यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होगा, आगे प्रोसेस देखिए। अब देखिए यहाँ देखिए, थोड़ा आप ध्यान दीजिए।
अगर हम देखा जाए यहाँ पे, ठीक है, डी आर है और हम लोग का एक क्या है, सीमा है R0 से RT। तो अगर इसका हम समाकलन करते हैं तो इसका समाकलन होगा R, ठीक है, डी आर का हम लोग का समाकलन R हो जाएगा, ठीक है। और इसकी सीमा देखिए, निम्न सीमा और ये उच्च सीमा है, तो निम्न सीमा R0 हो जाएगी और उच्च सीमा RT हो जाएगी, इस तरह कुछ हो जाएगा। क्लियर है आपको? चलिए इसको मैं इरेज कर लेता हूँ। देखिए आप ये जब तक थोड़ा समाकलन नहीं पढ़ेंगे आपको मतलब दिक्कत आएगी कि ये कैसे हो जा रहा है, ठीक है। काफ़ी आसान चीज़ है, अगर आप पढ़े होंगे समाकलन तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए ये हम लोग का मतलब समाकलन की ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है, और जब इस डी आर का हम समाकलन करेंगे तो आर हो जाएगा, ठीक है। और आर क्यों होगा उसको भी अभी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। और ये हम लोग की जो सीमा है वो लग जाएंगी, निम्न सीमा नीचे और उच्च सीमा हम लोग की ऊपर लग जाएगी। क्लियर है आपको चीज़? अब देखिए थोड़ा इधर इस साइड में हम देख लेते हैं, इस साइड में यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, थोड़ा यहाँ पे भी ध्यान देने वाली चीज़ है। माइनस के तो हम लोग का यहाँ पहले से ही बाहर है, और देखिए यहाँ पे हम लोग का दिया है सीमा 0 से T तक, ठीक है। और यहाँ dt दिया है, तो देखिए dt का भी हम लोग का क्या हो जाएगा, dt जो है इसका भी हम लोग का समाकलन t हो जाएगा। देखिए आप ध्यान दीजिए, कोई भी चीज़ इंटीग्रेशन के अंदर जैसे dt है तो इसका समाकलन t हो जा रहा है, उसी पर अगर हम लोग का अंदर dx रहे तो इसका समाकलन x हो जाएगा, ठीक है। इसका हम लोग का समाकलन x हो जाएगा, ठीक है। अगर इस तरह dm रहे तो इसका समाकलन m हो जाएगा। क्लियर है आपको? तो उसी प्रकार ये जो dt है इसका समाकलन केवल t हो जाएगा। देखिए यहाँ पे t हो गया है, ठीक है। और जो ये सीमा है, सीमा आपकी लग जाएगी निम्न सीमा 0 और उच्च सीमा आपकी t। क्लियर है आपको चीज़? चलिए इसको थोड़ा मैं इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे चीज़ें देखते हैं, ठीक है। अब देखिए आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब देखिए आगे क्या होगा कि हम लोग का आप समाकलन अगर पढ़े होंगे तो ये जानते हो कि हम आगे क्या करेंगे यहाँ से कि उच्च सीमा, जो हम लोग की उच्च सीमा है उसमें से हम निम्न सीमा घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग की उच्च सीमा RT है और निम्न सीमा R0 है, तो हम लोग RT में से R0 घटा देंगे। क्लियर है? यहाँ देखिए हम लोग का माइनस के है पहले से ही, तो माइनस के हम लोग रख लेंगे और पोस्ट में हम लिखेंगे, ठीक है। इसकी उच्च सीमा से हम निम्न सीमा घटा देंगे, तो उच्च सीमा t है और t में से निम्न सीमा 0 हम घटा दिए। क्लियर ये आपको चीज़? अब देखिए आगे देखते हैं, आगे आप ध्यान दीजिए। अब देखिए घटाने के बाद क्या होगी, ये RT माइनस R0 तो पहले से, तो RT माइनस R0 पहले से हो गई, और माइनस के है तो ये माइनस के, और देखिए इसमें हम अब गुणा कर देंगे, या t में से हम लोग का 0 जाएगा तो हम लोग का t बचेगा, और t से इसमें गुणा आ जाएगा तो वही माइनस के t यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। या इस तरह से भी कर सकते हैं, माइनस के से इसमें गुणा करेंगे तो माइनस के t हो जाएगा, और माइनस इसमें हम लोग गुणा करेंगे तो हम लोग का 0 हो जाएगा, और यानी माइनस के t में से हम लोग का 0 जाएगा तो वही माइनस के t ही बचेगा। तो यही जो हम लोग का अंत में यह आ जाता है, यही क्या है, इसी को हम बोलते हैं, ठीक है। यही आगे हम लोग का समाकलित वेग समीकरण, इसी को हम बोलते हैं समाकलित वेग समीकरण। क्लियर है आपको? और किस कोटि के लिए? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण का यह फार्मूला होता है, आप लोग याद रखिएगा, RT इक्वल टू माइनस KT प्लस R0, ठीक है। ये आप लोग का होता है क्या, शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो इतना डेरिवेशन, यह 5 नंबर में आएगा, तो इतना डेरिवेशन आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर इसका आप समय ग्राफ बनाना चाहते हैं, समय के साथ ग्राफ बनाना चाहते हैं तो ग्राफ भी बना सकते हैं। अगर यहाँ तक भी कर देते हैं तो आपको 5 मार्क्स से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। और अगर आप आगे और इसका ग्राफ भी बना देते तो और अच्छा रहेगा। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो देखिए जो हम लोग का ये समाकलित वेग समीकरण है RT इक्वल टू माइनस KT प्लस R0, यह हम इसकी तुलना y बराबर mx प्लस c यानी जो सरल रेखा समीकरण है उससे कर देंगे, ठीक है। तो अगर सरल रेखा समीकरण से इसकी तुलना करते हैं तो देखिए y के जगह आप लोग का क्या है, RT है, y के जगह क्या है आप लोग का RT है। क्लियर है? और देखिए यहाँ m के जगह माइनस k है, m के जगह क्या है, m के जगह माइनस k है, ठीक है। और यहाँ t के जगह क्या है, देखिए सॉरी x के जगह यहाँ t है, ठीक है, x के जगह क्या है t है, ठीक है। और c के जगह आपका R0 है, ठीक है, c के जगह क्या है R0 है, ठीक है। तो जिस तरह उन चीज़ों को हम रख लेंगे, देखिए यहाँ पे मैं लिख भी चुका हूँ पहले से, ठीक है। y के जगह पे हम लोग का RT हो गया, y के जगह RT, m के जगह माइनस के, और देखिए x के जगह t, देखिए x के जगह हम लोग का t, x के जगह t, ओके सॉरी t के जगह ना बोलेंगे, या वही चलिए x के जगह t, ठीक है।
और हम लोग का सी के जगह, ठीक है, ये जो सी है इसके जगह हम लोग का R0 है, यानी सी के जगह यहाँ पे देखिए सी के जगह हम लोग का R0 है। तो इसकी अगर इसका हम बनाएं ग्राफ तो हम लिखेंगे यहाँ, अतः शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए सांद्रता का समय के साथ जो परिवर्तन ग्राफ है निम्न होगा। और यह कुछ आप देख सकते हैं या अपने स्क्रीन पे यह ग्राफ कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है। यहाँ हम लोग 0 रख देंगे और इधर हम R की सांद्रता दर्शा देंगे, इधर हम समय t दर्शा देंगे, ठीक है। और हम लोग की ढाल यानी -k को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। और यहाँ R0 यानी यहाँ C होता है और C R0 के बराबर है, तो यहाँ R0 रख देंगे, ये ऊपर आप लोग का RT हो जाएगा। यानी इस तरह आप दर्शा देंगे। ये मतलब इसको हम साधारण रूप से भी दर्शा सकते हैं, केवल यहाँ R0 या और यहाँ M यानी यहाँ आप ढाल भी लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ T, ठीक है, हो गया आपका, और बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है ग्राफ में, ठीक है। तो इस तरह अगर आप करते हैं तो आपको 5 मार्क बिल्कुल मिल जाएगा, कोई नहीं रोक सकता आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आई होप आप लोग सीख गए होंगे कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे। गाइज इसी तरह आप प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, जी हाँ गाइज, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो आप प्रयत्न कीजिएगा, अगली नेक्स्ट वीडियो में हम, ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण की गणना करेंगे। तो रहने देते हैं हम इस वीडियो में इतना ही गाइज, चलते हैं, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, और आप हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, या उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगा, ठीक है। तो बस थैंक यू।